मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिब्बू सर आप सभी लोगों का तह दिल से अभिनंदन आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या बन रही थी और मैंने सोचा कि ये समस्याएं थोड़ी सी जटिल हैं और इसमें तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो सोचे कि कुछ आपको जीएस की बातें बताएं। चलिए देखिए, यहाँ पर बात होगी मेरे प्यारे बच्चे। पहला टॉपिक होगा भारत की भाषाएं। भारत की क्या मेरे बच्चे? भाषाएं एवं लिपियां। भारत की भाषाएं एवं क्या मेरे बच्चे? लिपियां एवं लिपियां। देखिए, होता क्या ना मेरे प्यारे बच्चे, बताया जाता है कि भारत की राजभाषा अच्छे से सीखना। भारत की जो राजभाषा है हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के बारे में पूरी बातें आप जानते हैं कि इनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा में हुआ है। कहाँ पर होता है? एटा में होता है। कहाँ पर होता है मेरे बच्चे? एटा में होता है। और बचपन का नाम मोहम्मद हसन होता है। इनका बचपन का नाम क्या होता है? मोहम्मद हसन होता है। बताया जाता है कि इनको तोताए हिंद कहा जाता है। तोताए हिंद कहा जाता है और यह उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। दूसरी बात आपको बता दें, जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो के गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया था। क्या नाम था मेरे बच्चे? निज़ामुद्दीन औलिया था। और यानी कि ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली का जन्मदाता है। पूरी बातें सीखना मेरे बच्चे। खड़ी बोली का जन्मदाता है। इसके अलावा सितार हो गया मेरे बच्चे, तबला हो गया। ये सभी का सबका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। ठीक है मेरे बच्चे। और अमीर खुसरो का जो मकबरा है, जो टॉम्ब है, ये हम लोग का दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। समझ में आ गया? दूसरी बात, अमीर खुसरो मेरे बच्चे लगभग दिल्ली सल्तनत में 6 राजाओं के दरबारों को देखा था। 6 शासकों के दरबार को देखा था। 6 शासकों के दरबार को देखा था। शुरुआत करता है बलबन से। किससे शुरुआत करता है? बलबन से। इतना प्रश्न अमीर खुसरो के बारे में पूछा जाता है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आता है मेरे बच्चे। दूसरी बात, आपको ये भी जानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे कि जो हिंदी है ये सिर्फ राजभाषा है। यदि आपसे कोई पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है, सिर्फ राजभाषा हिंदी है। क्या है? राजभाषा हिंदी है। दूसरी बात, आपको ये भी जानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम भाषा, सबसे प्राचीनतम प्राचीनतम भाषा, सबसे प्राचीन भाषा हो गया। ऐसे तो सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। तो कभी कभी संस्कृत में ऑप्शन नहीं आएगा तो आप बताएंगे प्राकृत भाषा। क्या बताएंगे? प्राकृत भाषा। और प्राकृत को ही बोलते हैं अर्धमागधी भाषा। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। क्योंकि पता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, कितने नंबर? 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। कौन मेरे दोस्त? महावीर स्वामी। यही पता है अर्धमागधी भाषा में उपदेश देते थे। किस भाषा में? अर्धमागधी भाषा में। दूसरी बात आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे कि देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, अनुसूची नंबर कितना? 8 हो गया। ये भाषा से संबंधित है। किससे? भाषा से। पहले इसमें 14 भाषा थी, वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चे 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अब मेरे प्यारे बच्चे 22 भाषाएं हैं, तो इन 22 भाषाओं में सबसे पहले 15वीं भाषा आती है, जोड़ी गई थी। तो 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जोड़ा गया था। और उस भाषा का नाम था मेरे बच्चे सिंध भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सिंध भाषा थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन करके 1992 के तहत मेरे बच्चे हो गया
तीन भाषा जोड़ी गई जिसको हम लोग नमक के रूप में याद करते हैं। न का मतलब नेपाली, म का मतलब मणिपुरी, ठीक है मेरे बच्चे, और क का मतलब कोंकणी। यानी कि ये तीन ऐसी भाषाएं हैं जो जोड़ी गई आपकी 8वीं अनुसूची में 1992 ईस्वी में। अब टोटल 14 थी और सिंधी 15 हो गई, और ये 15 3 18 हो गई। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 92वां संविधान संशोधन करके 92 2003 ईस्वी में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको हम लोग बडमस कहते हैं। क्या कहते हैं? बडमस। बोडो, बोडो, डोंगरी हो गया, मैथिली, और मेरे प्यारे बच्चे संथाली। यानी कि ये 4 भाषाएं जोड़ दी गई, अब टोटल 22 भाषाएं हैं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, कभी कभी पूछता है कि बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? मेरे बच्चे असम में। डोंगरी कहाँ बोली जाती है मेरे बच्चे? तो डोंगरी भाषा जो बोली जाती है कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ पर? कश्मीर में। मैथिली कहाँ बोली जाती है मेरे बच्चे? मैथिली बिहार में बोली जाती है। संथाली कहाँ बोली जाती है मेरे बच्चे? तो संथाली जो बोली जाती है झारखंड में बोली जाती है। कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा कोंकणी एक भाषा थी। कोंकणी कहाँ बोली जाती है मेरे बच्चे? गोवा। और सिंध कहाँ बोली जाती है मेरे बच्चे? तो जो सिंध भाषा है ये हम लोग की कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ पर? कश्मीर में बोली जाती है। समझ में आ गया? दूसरी बात, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जो लिखने की शैली होती है, लिखने लिखने की जो शैली होती है, लिखने की जो शैली होती है, हो गया, उसी को हम लोग लिपियां कहते हैं। उसी को लिपि कहते हैं, और ज़्यादा होगी तो लिपियां कहते हैं। जैसे मेरे बच्चे, हिंदी किस शैली में लिखी जाती है, या हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस नगरी में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो देवनागरी लिपि होती है मेरे प्यारे बच्चे, बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ से? बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। और फिर आपको बता दें कि बताने वाले बताते हैं कि विश्व की प्राचीनतम लिपि, प्राचीनतम लिपि, तो जो प्राचीनतम लिपि थी वो हम लोगों की देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का उदय ब्राह्मणी लिपि से होता है। ब्राह्मणी हो गया, ब्राह्मणी लिपि से होता है। और जब ब्राह्मणी लिपि से होता है तो अब देवनागरी लिपि से भी तो पुरानी होगी ब्राह्मणी लिपि। तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम लिपि का नाम है ब्राह्मणी लिपि, और ब्राह्मणी लिपि से ही उत्पन्न हुई है देवनागरी लिपि। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। और दूसरी बात पूछा जाता है कि ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में, जब सम्राट अशोक का शिलालेख को ये पढ़े थे। किसको? शिलालेख को। तो मेरे प्यारे बच्चे, पहली बात तो ये पूछेगा कि अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था, तो आप बताएंगे जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 में। कभी कभी पूछता है शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो उसका नाम था पैंथिक। क्या नाम था? पैंथिक नाम था। यही सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेखों और शिलालेखों की खोज की थी। अभिलेख क्या होता है, शिलालेख क्या होता है, पूरी बातें आपको ज़रूर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। दूसरी बात सीखना, कभी कभी पूछा जाता है मेरे बच्चे कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाता है, तो पंजाबी जो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी, ठीक है। उसी तरह से मेरे बच्चे, उर्दू किस में लिखी जाती है, तो उर्दू लिखा जाता है खरोष्टी में। कहाँ पे? खरोष्टी में। और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से क्या लिखी जाती है मेरे बच्चे? बाएं लिखी जाती है उर्दू। इसके अलावा कभी कभी पूछता है मेरे बच्चे कि अंग्रेजी किस शैली में लिखा जाता है, तो अंग्रेजी को रोमन शैली में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? रोमन शैली में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? रोमन शैली में लिखते हैं। बताया जाता है, कभी कभी ये पूछेगा मेरे बच्चे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैन धर्म में कुल कितनी लिपियां हैं, तो जैन धर्म में टोटल 18 लिपियों का उल्लेख है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 लिपियों का उल्लेख है। लेकिन वहीं बौद्ध धर्म की बात करेंगे हम लोग,
तो बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा 64 लिपियों का उल्लेख है। कितनी लिपियों का? 64 लिपियों का उल्लेख है मेरे बच्चे, 64 लिपियों का उल्लेख है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि जो सम्राट अशोक था अपना शिलालेख या अभिलेख लिखवाता था तो वो हम लोग की किस लिपि में लिखवाता था? तो मेरे प्यारे बच्चे, ब्राह्मणी लिपि में लिखवाता था। सबसे ज़्यादा किस में लिखवाया है? ब्राह्मणी लिपि में लिखवाया था, और ब्राह्मणी लिपि को ही राष्ट्रीय लिपि घोषित किया गया है। पूछेगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो मेरे बच्चे ब्राह्मणी लिपि है। क्या है? ब्राह्मणी लिपि है, और ब्राह्मणी लिपि को ही हम लोग राष्ट्रीय लिपि कहते हैं। सम्राट अशोक इसी लिपि में हम लोगों की शिलालेख या अभिलेख को लिखवाया करता था। समझ में आ गई इतनी बातें? एक बार फिर से हम अपनी बातों को, पूरी बातें शुरू से लेकर लास्ट तक रिपीट करते हैं। अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना आप, और अच्छे से नोट्स क्लियर करना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। क्या क्या प्रश्न पूछता है? भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म कब होता है? 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा में होता है। बचपन का नाम मोहम्मद हसन, इसे तोताए हिंद कहा जाता है। यह उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने खड़ी बोली, सितार और तबला का आविष्कार किया था। इसका मकबरा दिल्ली में है। ये 6 शासकों के दरबार को देखा था। दूसरी बात, बताया जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत के अलावा मेरे प्यारे बच्चे, यदि संस्कृत ऑप्शन में नहीं रहता है तो प्राकृत भाषा रहता है। प्राकृत को ही अर्धमागधी भाषा बोलते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे, ये अर्धमागधी भाषा में ही उपदेश दिया करते थे। दूसरी बातें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इसमें पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा को 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जोड़ा गया था। उस भाषा का नाम सिंध था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया था। 1900 कितने में? 92 में जोड़ा गया था मेरे बच्चे। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और क्या? कोंकणी। उसके बाद 1992वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, और इसके तहत मेरे प्यारे बच्चे 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो असम में, डोंगरी कश्मीर में, मैथिली बिहार में, संथाली झारखंड में, कोंकणी गोवा में, सिंध कश्मीर में। इसके अलावा मेरे बच्चे उर्दू जो होती हैं कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ पर? उर्दू जो होती है कश्मीर में बोली जाती है। और उर्दू जो भाषा है मेरे बच्चे, उत्तर प्रदेश की सहायक भाषा है। उत्तर प्रदेश की सहायक राजकीय भाषा। जैसे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी है। सहायक के रूप में मेरे बच्चे यूज करते हैं, सहायक के रूप में हम लोग यूज करते हैं किस भाषा को? गुड। दूसरी बात, लिखने की शैली को लिपियां कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और ज़्यादा होगी तो लिपियां होंगी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो बाएं से दाएं होती है मेरे बच्चे। और दुनिया की सबसे प्राचीनतम लिपि देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का उदय ब्राह्मणी लिपि से होता है। देवनागरी नहीं देगा तो ब्राह्मणी लिपि मारेंगे, और ब्राह्मणी नहीं देगा तो देवनागरी लिपि मारेंगे। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, क्योंकि जो सम्राट अशोक था उसके जितने भी अभिलेख होते थे या शिलालेख होते थे, वो हम लोग के ब्राह्मणी लिपि में अधिकतर लिखे जाते हैं। ऐसे तो ब्राह्मणी में भी है, खरोष्टी में भी है, अरमाइक में भी है, ग्रीक में भी है। बहुत ज़्यादा मतलब लिखने की कला होती थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मणी लिपि में है। सम्राट अशोक के अभिलेख को किसने खोजा? पैथिक लॉरेंस ने खोजा था। किसने खोजा था? पैथिक लॉरेंस ने खोजा था। और ब्राह्मणी लिपि को राष्ट्रीय लिपि घोषित कर दिया गया। पंजाबी गुरुमुखी में लिखा जाता है। उर्दू खरोष्टी में लिखा जाता है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन शैली में लिखा जाता है मेरे बच्चों। जैन धर्म में 18 लिपियों का उल्लेख है, जबकि बौद्ध धर्म में 64 लिपियों का उल्लेख है। कितनी लिपियों का? 64 लिपियों का उल्लेख है। समझ में आ गया? चलिए
आगे की बातें कुछ ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे की बातें। चलिए, कभी कभी पूछेगा मेरे बच्चे, देखो ऐसे पूछेगा मेरे बच्चे, पूछेगा केरल और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इन दोनों की जो भाषा है मेरे बच्चे मलयालम है, मलयालम, मलयालम है। लेकिन मेरे बच्चे लक्षद्वीप का एक द्वीप है, उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। क्या नाम है? मिनिकॉय द्वीप। इसकी जो भाषा है महल है, इंपॉर्टेंट है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है उसकी जो भाषा है उस भाषा का नाम क्या है मेरे बच्चे? महल है। लेकिन केरल और लक्षद्वीप की जो भाषा है आपका मलयालम ही है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये भी आपको जानना पड़ेगा। पूछता है कि केंद्रीय 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 भाषा राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ है? हो गया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मैसूर में है, और मैसूर आपको पता होगा कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। फिर पूछा जाता है कि भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य भाषाओं की जननी या संस्कृति का आधार, या संस्कृति का आधार, या मेरे बच्चे देवभाषा, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो ये हम लोगों का संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। फिर कभी कभी पूछा जाता है मेरे बच्चे कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है तुर्की के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तुर्की के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको पता है कि जो मुगल बादशाह थे, मुगल काल में जो भाषा चलती थी ये फारसी चलती थी। क्या चलती थी? फारसी। जबकि दिल्ली सल्तनत में जो भाषा चलती थी मेरे बच्चे ये उर्दू चलती थी, और उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है। इतनी बातें समझ में आया। और एक शासन था गुप्त काल। क्या मेरे बच्चे? गुप्त काल। इसको संस्कृत का स्वर्ण युग कहते हैं, संस्कृत का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि गुप्त काल में ही आपके बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। और कालिदास मेरे बच्चे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है मेरे बच्चे। और कालिदास किसके दरबार में? तेज पढ़ा रहे हैं, धीमे धीमे पढ़ाना चाहिए। चलो, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंशम, रघुवंशम, मृच कटिकम, कटिकम हो गया, मृच कटिकम हो गया। इतनी किताबों का, इतनी नाटकों का, इतनी महाकाव्यों का, इतनी खंड काव्यों का रचना किए आपके महर्षि कालिदास। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? दूसरी बात, भारत में 40% लोग एकदम प्योर हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी। और इसीलिए तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है हिंदी है। दूसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चे बांग्ला है, और तीसरे नंबर पे हम लोग का तेलुगु है। क्या है? तेलुगु है। पहले नंबर पे हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे बांग्ला, तीसरे नंबर पर तेलुगु बोली जाती हैं। इसीलिए तेलुगु भाषा को मेरे बच्चे बताया जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट, इटालियन, इटालियन ऑफ द ईस्ट। पूछेगा इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहते हैं मेरे बच्चे? तो तेलुगु भाषा को कहते हैं। ठीक है, तेलुगु भाषा को कहते हैं। मेरे बच्चे नागालैंड सुन लीजिए, हो गया, मिजोरम सुन लीजिए, और मेघालय। ये 3 ऐसे राज्य हैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे अंग्रेजी को राजभाषा घोषित कर दिया गया है। अंग्रेजी को क्या घोषित कर दिया गया है? राजभाषा घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया? राजभाषा घोषित कर दिया गया नागालैंड, मिजोरम और मेघालय की। ठीक है। लेकिन जो 22 भाषाएं हैं मेरे बच्चे ना, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी, भोजपुरी और एक और क्षेत्रीय भाषा है, उसका नाम है, काफ़ी फेमस है, राजस्थानी, इसका वर्णन नहीं है।
इसका वर्णन नहीं है। अंग्रेजी का भी नहीं है, भोजपुरी का भी नहीं है, राजस्थानी का भी नहीं है। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? इतनी बातें सबको क्लियर है, सबको स्पष्ट है? बिल्कुल सही। दूसरी बात, मेरे प्यारे बच्चे, दक्षिण भारत में चले जाएंगे ना तो शास्त्रीय क्लासिकल क्लासिकल भाषाएं घोषित होती हैं। यानी कि इसी पर कुछ ऐसे आवाजें होती हैं जिस पर कुचिपुड़ी होगा, इसके अलावा कथकली होगा, मोहिनी अट्टम होगा, यक्षगान होगा। जो शास्त्रीय लोक नृत्य है या लोक नृत्य है इसी पर होगा। तो पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे कि कुल क्लासिकल भाषाएं कितनी हैं? 6। कितनी हैं? 6। सबसे पहले आता है मेरे प्यारे बच्चे तमिल, उसके बाद आता है तेलुगु तेलुगु, फिर आता है संस्कृत, फिर आता है मलयालम मलयालम, फिर आता है उड़िया, क्या आता है? उड़िया। और फिर आता है मेरे बच्चे कन्नड़। और कन्नड़ तो आपको मालूम ही होगा कि कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। तो ये 6 ऐसी भाषाएं हैं मेरे बच्चे कि इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय क्लासिकल भाषाएं घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया? शास्त्रीय क्लासिकल भाषाएं घोषित किया गया है। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, उड़िया और कन्नड़। ध्यान से सुनना, संस्कृत देवों की भाषा है, देवों की भाषा है मेरे प्यारे बच्चे। 2010 ईस्वी में हो गया। इस भाषा को उत्तराखंड की सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण भाषा घोषित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण भाषा घोषित कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण भाषा घोषित कर दिया था। हो गया। और संस्कृत उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा मेरे बच्चे, कर्नाटक में एक जगह पड़ता है, उस जगह का नाम है बेत्तूर। क्या नाम है? बेत्तूर। यहाँ पर जितने भी गांव में रहने वाले लोग होते हैं, सभी गांव, छोटे बच्चे, बड़े, औरत, जितने भी होते हैं, बूढ़ बुजुर्ग, सभी संस्कृत में बात करते हैं। त्वम गच्छ, युवम गच्छ। समझ में आ गया? सब लोग संस्कृत में बोलते हैं। ठीक है। अहम कंडुकेन क्रीडंटी, ऐसे सह पादेन खंज अस्ति, वह एक पैर से लंगड़ा है, हम लोग गेंद से खेलते हैं। ऐसे संस्कृत में सब लोग बात करते हैं। सोचिए कितना अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा लगता होगा जब संस्कृत में वहाँ के लोग बात करते हैं। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चे। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये भी आपको समझना होगा मेरे बच्चे, कभी कभी मेरे बच्चे एक प्रश्न और पूछा जाता है, 2-3 बस खत्म हो गया। पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे कि लेप्चा भाषा कहाँ बोली जाती है? ऐसे मतलब ये भाषा नहीं है, संविधान में नहीं वर्णन ऐसे। तो लेप्चा बोली जाती है सिक्किम में। और इसी सिक्किम में लोसांग का त्यौहार मनाया जाता है। किसका त्यौहार? लोसांग का त्यौहार। तो पूछेगा लोसांग क्या है, तो आप बताएंगे एक प्रकार का त्यौहार है। कहाँ मनाया जाता है मेरे बच्चे? सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है मेरे बच्चे। दूसरी बात आप समझ लेना, बातें खत्म हो गया। भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 300 कितना मेरे बच्चे 51 मान के चलिए, 343 से 351 तक को राजभाषा पूछेगा। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है? तो 343 से लेकर 351 तक है। ठीक है मेरे बच्चे। दूसरी बात कि कहानी है 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी को संवैधानिक भाषा घोषित किया गया। संवैधानिक भाषा घोषित किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूछेगा मेरे बच्चे कि हिंदी दिवस कितनी तारीख को? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी। लगभग यहाँ से 200 से 250 प्रश्नों का कलेक्शन है मेरे दोस्त। 2-3 बार वीडियो आप देखना, मज़ा आ जाएगा। और जब मज़ा आ जाएगा, लाइफ एकदम परफेक्ट और कामयाब हो जाएगी। दूसरी बातें मेरे प्यारे बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होता है 350 का ए। बताया जाता है कि
क्या मेरे बच्चे? मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था है। मातृभाषा में शिक्षा देने की हो गया। मातृभाषा में शिक्षा देने की हो गया, देने की क्या कह सकते हैं उसको? मातृभाषा में शिक्षा देने की हो गया, अधिकार घोषित है, अधिकार घोषित है। ठीक है मेरे बच्चे। पूछेगा कि मातृभाषा शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 350 का क्या मेरे बच्चे? ए से संबंधित है। ठीक है। और कभी कभी पूछा जाता है मेरे बच्चे कि 343 एक के तहत भारत की राजभाषा हिंदी होगी। थोड़ा सा सुन लो आप सभी, राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। राजभाषा क्या होगी मेरे बच्चे? हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी होगी। दूसरी बात, 344 के तहत मेरे बच्चे राजभाषा आयोग का गठन होगा। किसका गठन होगा? राजभाषा आयोग का गठन होगा। और राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ये पहली बार जो गठन किया गया था मेरे बच्चे, पहली बार गठन किया गया था 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। पूछेगा कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में हुआ था। दूसरी बात, राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम क्या था, तो आप बताएंगे बीजी खेर था। क्या नाम था? बीजी खेर था। और राजभाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ है मेरे बच्चे? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और हमेशा राजभाषा आयोग में टोटल 30 सदस्य होते हैं। टोटल कितने कैंडिडेट होते हैं? 30, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 सदस्य मेरे बच्चे राज्यसभा से चुने जाते हैं। 20 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसके बाद हम लोगों का मेरे प्यारे बच्चे इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। एक बात और सुन लेना, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। चीनी को ही मंदारिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदारिन। दूसरे नंबर पे अंग्रेजी आती है। क्या आती है? अंग्रेजी। और तीसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चे हिंदी आती है। ठीक है। लेकिन दुनिया में सबसे अधिक बोला जाने वाला जो वर्ड है, हो गया, उस वर्ड का नाम है मेरे बच्चे हेलो। क्या नाम है? हेलो। दूसरी बात, दुनिया में सबसे सर्वाधिक नाम किसका है, तो सर्वाधिक नाम शुरुआत होती है मोहम्मद से। किससे शुरुआत होती है? मोहम्मद से। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरी बातें एकदम समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। आपका सहयोग काफ़ी अमूल्य है मेरे लिए, और यदि आप सहयोग करते हैं तो हम लोग एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।